नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में देखा, बलूदी जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में देखा और अब हम धामी जी की पुस्तक यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 2/3 से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। आज हम 83वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व हमारे चल रहे थे, तो कुछ इम्पोर्टेंट लोकगीत से रिलेटेड सवाल हमारे बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और उत्तराखंड की जो मंदिर निर्माण शैली है उसकी शुरुआत हम इस वीडियो में कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मास्टर वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको अजय सिंह रावत जी की जो पूरी सीरीज़ का मास्टर वीडियो है एमसीक्यू का, वो आपको मिल जाएगा। बलूदी जी की पुस्तक के एमसीक्यू के मास्टर वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ लोकगीत विधा है, दूसरी तरफ उनकी मुख्य विशेषता या उनसे रिलेटेड कुछ मुख्य विवरण यहाँ पे दिया गया है। चलिए इनको मिलाते हैं। पहला, छोपती या छपेली, इससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे कथन होगा? तो छोपती नृत्य गीत के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही बात करी थी कि छोपती नृत्य गीत जो होता है हमारा, ये मुख्य रूप से संवाद प्रधान गीत है। यह प्रश्नोत्तर की फॉर्म में होता है और स्त्री और पुरुषों के मध्य में होता है और मुख्य रूप से कहाँ का है? ये जौनसार क्षेत्र का है। तो अगर आपको इतनी जानकारी पता है इस गीत के बारे में तो आप सीधा यहाँ पर जाएंगे। मुख्य रूप से जौनसार क्षेत्र में प्रचलित स्त्री पुरुषों का गोलाकार प्रश्नोत्तर गीत, ये होता है छोपती या छपेली। ठीक है। दूसरा है भगनौल। भगनौल नृत्य गीत के बारे में भी हमने बात करी थी। भगनौल को लेकर क्या था कि मेलों में हुड़की और नगाड़ों के साथ इसको किया जाता है और ये एक प्रकार का अनुभूति प्रधान गीत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेलों में हुड़की और नगाड़े की धुन पर गाया जाने वाला कुमाऊं का प्रेम प्रधान गीत अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, भगनौल। तो पहले का 2 है, दूसरे का 3। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे न्योली। न्योली में क्या था? न्योली भी एक प्रकार का अनुभूति प्रधान गीत था जिसे स्त्रियों के द्वारा वन में गाया जाता है। एक प्रकार का ये विरह गीत भी है, कल्पना करके इसे गाया जाता है इसको भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्योली का कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान प्रसिद्ध विरह गीत जिसे स्त्रियां वनों में गाती हैं, यानी तीसरे का होगा 4। और अंत में दिया है बैर गीत। इसका आप जानते हैं कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत जिसमें 2 गायक तार्किक वाद विवाद करते हैं, यानी चौथे का 1। तो सही विकल्प हमारा क्या बना? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कहाँ पर है? 2, 3, 4, 1 आपका ये रहा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला, हुड़की बोल गीत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपने गलत वाले को चुनना है। देखिए, यह कुमाऊं का एक प्रसिद्ध कृषि संबंधी गीत है। हमने कुछ दिन पहले नृत्य गीतों को कवर किया था। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नृत्य गीत हैं उसमें ये सारे आए थे, क्योंकि उत्तराखंड के ज़्यादातर जो गीत हैं वो नृत्य प्रधान गीत हैं। उनमें गीत भी होता है और डांस भी होता है। यहाँ पर हम गीतों को अलग से कवर करें ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाए। हुड़की बोल नृत्य गीत के बारे में हमने जाना था कि कुमाऊं का एक प्रसिद्ध कृषि संबंधी गीत है, बिल्कुल सही है। हुड़की बोल का शाब्दिक अर्थ हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम, यानी जैसे खेतों में काम करते हैं, गुड़ाई करते हैं या फसल की कटाई करते हैं, खासकर खरीफ की फसल के समय इसे किया जाता है। ठीक है। इस गीत के आयोजन में मुख्य गायक सामान्य वेशभूषा में ही बिना किसी वाद्य यंत्र के गाता है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा। हुड़की बोल गीत में जो प्रमुख गायक होता है विशेष वेशभूषा में हुड़की वाद्य यंत्र को बजाते हुए वो गीत गाता है और फिर उस गीत की पंक्ति को जो खेतों में काम कर रहे होते हैं वो सारे रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी वाद्य यंत्र के लिखा है, ये भी गलत है। सामान्य वेशभूषा, ये भी गलत है। सी वाला गलत है, यही आपने बताना था। मुख्य गायक द्वारा गाई गई एक पंक्ति को खेत में काम करने वाले लोगों के द्वारा दोहराया जाता है, ये आपका सही है। तो आपसे सवाल ऐसा बनता है कि इनमें से कौन सा कृषि प्रधान गीत है या इनमें से कौन सा कृषि संबंधी गीत है? हुड़की बोल गीत, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का वह कौन सा गीत है जिसमें वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने पर प्रिया मिलन की आस और विरह की भावना दृष्टिगोचर होती है? यानी वर्षा ऋतु के दौरान इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? ये गाया जाता है चौमासा गीत।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? चौमासा। अधिक वर्षा के लिए और प्रिय मिलन की आस में एक विरह के रूप में इसे गाया जाता है। जो यह गीत है चौमासा, यह एक ऋतु गीत है। जैसे हुड़की बोल कृषि गीत है, भगनौल और न्योली अनुभूति प्रधान गीत है, वैसे ही ये वाला जो गीत है ये ऋतु गीत है। ये गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं अधिक वर्षा की आस में और प्रिय मिलन की आस में। ठीक है, इसके अलावा इसमें विरह की भावना भी दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाल का भी एक और इम्पोर्टेंट ऋतु गीत है जिसे हम कहते हैं 12 मासा गीत। क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल का वो कौन सा गीत है जिसमें 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन किया जाता है? तो वो 12 मासा गीत है। ये भी एक ऋतु गीत है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के बैर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट बिंदुओं पर विचार करें। कुमाऊं से रिलेटेड है। कुमाऊं का एक प्रसिद्ध गीत है बैर गीत। अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात करी थी, कई बार आप देख चुके हैं। तार्किक वाद विवाद से संबंधित ये संवाद प्रधान तर्क प्रधान गीत है। ठीक है, यह प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य गीत है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। इसमें कुशाग्र बुद्धि वाला बैरिया अपने पक्ष मजबूत करता है और गीत के माध्यम से प्रतिद्वंदी पर हावी होता है। ये भी सही है। यानी बेसिकली जो बैर शब्द होता है इसका जो अर्थ है यहाँ पे वो द्वंद्व या संघर्ष से माना जाता है। जिसको गाता है उनको बैरिया कहते हैं। गीत के माध्यम से वो अपने तर्कों को रखते हैं और एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। तो यह एक तर्क प्रधान गीत है कुमाऊं का। ठीक है, इसे केवल सामूहिक उत्सवों में बिना किसी वाद विवाद के शांति रूप में गाया जाता है। ये वाला गलत है, क्योंकि आप जानते हैं बैर गीत एक प्रकार का तर्क प्रधान गीत है, तो वाद विवाद इसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ लोक गीतों की कैटेगरी बनाई गई है, दूसरी तरफ उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आपने मिलाना है कौन सी कैटेगरी में कौन से वाले गीत आते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपको नृत्य गीत। तो इनमें से कौन से हैं जो नृत्य प्रधान गीत हैं? तो नृत्य प्रधान गीतों में इनमें आपका माघ गीत, तांदी, चांचरी, थड़िया, झोड़ा, ये सारे के सारे नृत्य गीत के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा चौफला हो गया, छोपटी हो गया, इसके अलावा बैर गीत हो गया। ये सब कैसे गीत हैं हमारे? ये नृत्य प्रधान गीत हैं। ठीक है, धार्मिक गीतों की बात करें तो कृष्ण पांडव संबंधी जो पौराणिक गाथाएं होती हैं, इसके अलावा भूत भैरव गीत जो होते हैं, तंत्र मंत्र गीत जो होते हैं, जादू टोना से रिलेटेड हो गए, यक्ष नाग से रिलेटेड हो गए, स्थानीय देवताओं से रिलेटेड जो गीत हो गए, वो सारे धार्मिक गीतों में आते हैं। पहले का 2 है, दूसरे का 1 है। ऋतु गीत की बात करें तो ऋतु गीत में आपका चैती, फूलदेई, श्रावण, लाली ये सब आते हैं। 2 हमने ऊपर देखे थे ऋतु गीत, एक आपका कौन सा था? चौमासा, और एक था 12 मासा। उनके अलावा ये और हैं जो ऋतु गीत हैं, यानी तीसरे का 4। और अनुभूति प्रधान गीत की बात करें तो भगनौल और न्योली, यानी कि 3। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 2, 1, 4, 3 यहाँ पे हमारा उत्तर बना, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ठीक है, अगला उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर नागर शैली के शिखर मंदिर हैं। क्या ये कथन सही है? अब हम उत्तराखंड में मंदिर निर्माण शैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे जानेंगे। पहला कथन है, यहाँ पे कथन और कारण वाला सवाल है। कथन है कि उत्तराखंड के तो ज़्यादातर मंदिर हैं, क्या वो नागर शैली के शिखर मंदिर बने हुए हैं? देखिए, आप जानते हैं भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलियाँ चलती हैं मंदिर निर्माण की। एक चलती है नागर शैली, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। एक चलती है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत की शैली है। और एक होती है वैसर शैली। इसको लेकर एक पेपर में सवाल आया था उत्तराखंड में कि नागर और जो द्रविड़ शैली है उनका मिश्रित रूप आपको किस में देखने को मिलता है? वैसर शैली में मिलता है। उत्तराखंड के ज़्यादातर जो मंदिर हैं, क्योंकि हम उत्तर भारत में ही आते हैं, तो हमें नागर शैली के शिखर मंदिर ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कथन आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। इसके पीछे का कारण है, नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं और इनमें समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। क्या ये सही है? ये भी सही है। नागर शैली के मंदिरों की एक विशेषता यहाँ पे बताई गई है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इस वजह से उत्तराखंड में नागर शैली के ज़्यादा मंदिर मिलते हैं? तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण सही नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागर शैली की जो पहचान होती है कि जो इसकी समतल छत होती है, वहाँ से इसमें शिखर को उठाया जाता है। ठीक है,
नागर शैली के जो मंदिर होते हैं नीचे से आधार से लेके ऊपर शिखर तक लगभग ये चतुष्कोणीय होते हैं। ठीक है। नागर शैली के मंदिरों की ऊंचाई को जिन 8 भागों या अंगों में बांटा जाता है उनके संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? तो देखिए, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं जब वो नीचे से उठते हुए ऊपर तक जाते हैं तो उनको 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे होता है मूल या जिसे आधार कहते हैं। इसके बाद जो नींव है और जो दीवारें हैं उनके बीच का जो इलाका होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। जो दीवार वाला इलाका होता है यानी जो विशेष दीवारें होती हैं उनको जंगहा कहते हैं। इसके अलावा जो कपोत होता है यानी कार्निस हम जिसे कहते हैं, दीवार के ठीक ऊपर जो छज्जा वगैरह निकाला होता है दीवार से ही जुड़ा हुआ, उसको कहते हैं, जो दीवार को बारिश में बचाते हैं बेसिकली। इसके बाद शिखर आता है जो मंदिर की सबसे मुख्य और सबसे ऊंची मीनार होती है यानी जो टावर है बेसिकली। फिर आ जाता है गल या गर्दन हम जिसको कहते हैं। शिखर के ऊपर का जो संकरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आमलक। गर्दन के ऊपर जो हिस्सा रखा होता है यानी शिखर का जो संकरा हिस्सा है हमारा, उसके ऊपर का जो इलाका है उसको कहते हैं आमलक। और सबसे ऊपर आमलक के ऊपर फिर क्या होता है? कलश होता है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कौन सा वाला सही है। हमने 8 भागों के बारे में जाना। चलिए देखिए, पहला दिया है अधिष्ठान, मूल आधार जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। क्या ये सही है? ये वाला आपका सही है। जो मूल आधार होता है उसे अधिष्ठान भी कहते हैं। ठीक है। जंघा या इसको क्या कहते हैं? ये दीवारें, विशेषकर जो गर्भगृह होता है उसकी दीवारें, ये भी क्या आपका सही है? ये आपका सही हो जाएगा। जैसे जो हमारे पैर को या हमारे शरीर की जो जंघाएं होती हैं हमारे शरीर को संभालती हैं, वैसे ही मंदिर की जो दीवारें हैं वो मंदिर को संभालती हैं। तो दीवारों के लिए वहाँ पे जो भाग है उसे जंघा कहा जाता है। ये भी सही है आपका। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी ढलवां भाग, क्या यह ग्रीवा कहलाता है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। शिखर का ऊपरी जो ढलान वाला हिस्सा है वो। कपोत, नींव और दीवारों के बीच का भाग, क्या वह कपोत कहलाता है? कपोत के बारे में हमने अभी बात करी, इसे कार्निस भी कहते हैं। जो छज्जा बेसिकली बाहर निकला होता है उसको कहते हैं। नींव और दीवारों के बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसे मसूरक कहते हैं। ठीक है, नींव और दीवारों के बीच का जो इलाका होता है। ठीक है, पूरा नाम गर्भगृह मसूरक। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला आपका गलत है, यही आपने बताना था। नागर शैली के मंदिर के सबसे शीर्ष भाग पर स्थित कलश के ठीक नीचे वर्तुलकुलर यानी कि गोलाकार भाग को शिल्पकला शब्दावली में क्या कहते हैं? तो हमने देखा कि सबसे ऊपर कलश होता है, कलश वाले इलाके को कलश वाला ही इलाका, कलश वाला जो इलाका था वो मंदिर में सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे जो इलाका होता है उसे कहा जाता है आमलक। अभी हमने देखा था कि आमलक के ऊपर ही फिर कलश लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के मंदिर स्थापत्य और कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, यहाँ पे उत्तराखंड की मंदिर स्थापत्य और कत्यूरियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, कत्यूरी काल को उत्तराखंड के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। कत्यूरी राजवंश का जो काल था उसे उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। कत्यूरी राजवंश के समय मुख्य रूप से कत्यूरी शैली और नाग शैली प्रचलित थी जो गुप्त वंश से प्रभावित थी। ये सही है, ये वाला भी आपका सही है। कत्यूरी काल में बेसिकली मंदिर निर्माण के काफ़ी अच्छे मंदिर उस समय बने, काफ़ी अच्छे भवन वहाँ पर बने, इसीलिए स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं कत्यूरी काल को। उनके काल में मुख्य रूप से 2 शैलियाँ यहाँ पर चलती थी, एक चलती थी कत्यूरी शैली, एक चलती थी हमारी नाग शैली। ठीक है, जो ज़्यादातर मंदिर होते थे कत्यूरी काल में वो नाग शैली के बने होते थे। ठीक है, इसको भी याद रखना। कत्यूरी शैली के मंदिरों का शिखर नीचा होता है जबकि नाग शैली के मंदिरों का शिखर उभरा और ऊंचा होता है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। जो हमारे कत्यूरी शैली के मंदिर होते हैं उनका शिखर उभरा हुआ और ऊंचा होता था, जबकि नाग शैली के मंदिरों का जो शिखर होता था वो नीचा होता था। तो इसको यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, जिस वजह से ये कथन गलत है। आपको सत्य वाला बताना है, तो पहला और दूसरा ये आपके सही हैं, बाकी गलत हैं। शिल्प शास्त्र के आधार पर संपूर्ण उत्तराखंड के मंदिरों को कुल कितने मुख्य भागों या शैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, शिल्प शास्त्र के आधार पे उत्तराखंड के मंदिरों को कुल 5 शैलियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 5 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? एक है सपाट छत्रयुक्त मंदिर, दूसरे हैं हमारे रेखा शिखर शैली वाले मंदिर, तीसरी है फाषणा शैली वाले मंदिर, और चौथी वल्लभी शैली के मंदिर, और 5वीं मिश्रक शैली के मंदिर। ठीक है,
तो इन 5 को आपने याद रखना है। पहला है सपाट छत्रयुक्त मंदिर, दूसरा रेखा शिखर शैली मंदिर, तीसरा फाषणा शिखर शैली मंदिर जिसे पीड़ा शिखर शैली मंदिर भी कहते हैं, चौथा वल्लभी शैली मंदिर और पांचवा मिश्रक शैली मंदिर। ठीक है, अगला कथन है सपाट छत्रयुक्त शैली उत्तराखंड में न्यूनतम प्रयुक्त होने वाली मंदिर स्थापत्य शैली है। क्या ये सही है? तो हमने देखा कि शैल शास्त्र के आधार पर उत्तराखंड के मंदिरों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। हमने उनके नाम देखे। इसमें सबसे कम टाइप के जो हमें मंदिर मिले हैं वो सपाट छत्रयुक्त शैली के मंदिर मिले हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। इस शैली के मंदिरों में अल्मोड़ा का जो नारायण काली मंदिर समूह है वो हो गया, इसके अलावा लाखामंडल के कुछ मंदिर समूह हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी उत्तराखंड में सबसे कम शैली के जो मंदिर आपको मिलेंगे वो सपाट छत्रयुक्त शैली के मिलेंगे। पहला बिल्कुल सही है। इस शैली के अंतर्गत अल्मोड़ा का नारायण काली मंदिर समूह और लाखामंडल के कुछ लघु मंदिर शामिल हैं। क्या ये सही है? ये वाला भी सही है आपका। लेकिन फिर से वही बात कि ये जो कथन है क्या ये कारण की वजह से सही है कि यहाँ पर मंदिर है इस वजह से सबसे कम है? तो गलत हो जाएगा। व्याख्या सही नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड की वल्लभी मंदिर शैली की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वल्लभी शैली के मंदिर भी यहाँ पे मिलते हैं। चौथा रूप हमने देखा था। वल्लभी शैली के मंदिरों का आकार धनुष की तरह होता है। ये बिल्कुल सही है। इस शैली के मंदिरों का निर्माण हमेशा स्वतंत्र रूप से ना होकर परिवार स्वरूप यानी समूह में होता है। ये भी सही है। जो वल्लभी शैली के मंदिर होते हैं बेसिकली इनको सिंगल मंदिर के रूप में नहीं बनाया जाता। ये हमेशा ग्रुप्स में बनते हैं यानी मंदिर समूह के रूप में बनते हैं। चमोली के तपोवन का गोरजा भगवती मंदिर इस पारिवारिक स्वरूप के नियम का एक प्रसिद्ध अपवाद है जो एक सिंगल मंदिर के रूप में बना हुआ है न कि मंदिर समूह के रूप में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह शैली उत्तराखंड में न्यूनतम प्रचलित शैली है और अल्मोड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत होगा। वल्लभी शैली जो मंदिर है उत्तराखंड में प्रयुक्त सर्वाधिक शैली वाले मंदिर हैं। इसके अंतर्गत कई सारे मंदिर समूह हमारे आते हैं जिसमें आपका वराही देवी मंदिर हो गया, अनसुईया माता मंदिर हो गया, मद महेश्वर का उमा महेश्वर मंदिर हो गया, वो सारे इसी शैली में आते हैं। तो ये वाला आपका गलत। और फिर आपको भी पता है न्यूनतम प्रचलित शैली कौन सी है? सपाट छत्र वाले मंदिर। सर्वाधिक प्रयुक्त शैली कौन सी है? वल्लभी को आपने टिक करना है। ठीक है, अगला नागर स्थापत्य कला की विशिष्ट शब्दावलियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली यहाँ पे दी गई है, चलिए इनको देखते हैं। जगती किस हिस्से को कहते हैं मंदिर के? जगती कहा जाता है अधिष्ठान का ऊपरी प्लेटफॉर्म जो होता है। अधिष्ठान यानी जो आधार है, जो मूल है मंदिर का, मूल आधार है जिस पर पूरा भवन बनेगा यानी नींव, उसके ऊपरी जो प्लेटफॉर्म होता है उसको जगती कहते हैं। उरुश्रृंग की बात करें, शिखर में मुख्य शिखर के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला उपांग या शिखर उसे कहते हैं उर्शुंग। ठीक है, जो शिखर होता है वो मंदिर का शीर्ष भाग होता है यानी गर्भगृह का ऊपरी भाग। शिखर को विमान भी कहते हैं। शिखर में जो उप शिखर बनाए जाते हैं और ऊंचा जिसको बनाया जाता है उसको कहा जाता है उरुशुंग। ठीक है, विमान मंदिर का मुख्य शिखर का ही दूसरा नाम। तो विमानों का निर्माण किसने करवाया था? जागेश्वर में क्वेश्चन आता है, वो करवाया था निम्बर देव ने। कई बार वहां से सवाल आता है कि किसने करवाया, तो विमानों का निर्माण यानी कि मंदिरों के शिखरों का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर तीनों के तीनों आपके सही सुमिलित हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिश्रक शैली के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिश्रक शैली के मंदिरों को लेकर चलिए देखते हैं। यह शैली रेखा फांसणा शैली और रेखा वल्लभी शैलियों के सम्मिश्रण से बने मंदिरों का उदाहरण है। बिल्कुल सही। जैसा नाम है मिश्रक शैली यानी दो मंदिर शैलियों का ये क्या होगा? मिश्रण होगा। तो यह रेखा फांसणा शैली और वल्लभी शैलियों का मिश्रण होता है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर का काली मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। ये भी सही है। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने अपनी पुस्तक में मिश्रक शैली को ही देवल शैली का नाम दिया है। ये वाला गलत हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कोई विशेष नाम नहीं दिया। जो यशवंत सिंह कठौच हैं उन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों की वास्तुकला को और 5 वर्गों में उन्होंने बांटा। उनके 5 वर्ग क्या क्या थे, 5 शैलियाँ कौन कौन सी, हम उनको भी देखेंगे। लेकिन उन्होंने मिश्रक शैली के लिए कोई ऐसा नाम नहीं दिया। उन्होंने 5 वर्गों में बांटा जिसमें यमुना प्रसाद शैली बनी हुई है। इसके अलावा रेखा शिखर प्रसाद शैली, फांसणा शैली, वल्लभी शैली और वलय शैली। ठीक है, यानी सपाट छत्रयुक्त मंदिर की जगह पे यामुन प्रसाद शैली उन्होंने बताई
बताई। इसके अलावा वल्लभी शैली एज इट इज़ मौजूद है, और पांचवी जो थी मिश्रक शैली की जगह पे उन्होंने वलई शैली को बताया। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने उत्तराखंड के मंदिर वास्तुकला को मुख्य रूप से कितने प्रसाद यानी शैलियों में विभाजित किया? तो इन्होंने भी 5 शैलियों में बांटा। 5 शैलियाँ कौन कौन सी थी? तो अभी हमने देखा, एक थी यामुन शैली, एक थी रेखा प्रसाद शैली जो उसमें भी थी रेखा शिखर शैली, एक थी फासड़ा शैली जो उसमें भी थी, जो नॉर्मली बांटा जाता है, ये यशवंत सिंह कटौच के अनुसार है। ठीक है, इसके अलावा एक थी वल्लभी शैली जो उसमें भी थी, और एक इन्होंने बताई वलई शैली। तो ये 5 इन्होंने बताए। इसमें ये वाली पहले वालों में भी है जिसमें विद्वानों ने बांटा है, ये भी है और ये वाली भी है। इसकी जगह पर सपाट छत्रयुक्त वाली थी और इसकी जगह पर मिश्रक वाली है। ठीक है, यामुन प्रसाद शैली में निर्मित अधिकांश मंदिर काष्ठ शैली के होते हैं, यानी काष्ठ मंदिर हैं जो टोंस यमुना उपत्यका यानी घाटी में स्थित हैं। जो यामुन प्रसाद शैली हैं, मुख्य रूप से जो मंदिर लकड़ी से बने हुए हैं वो इस शैली के अंतर्गत आते हैं। यमुन प्रसाद शैली को भवन निर्माण की पंचायतन शैली, काटकूनी शैली या कोटी बनाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये सही है? ये भी सही है। क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन सी मंदिर निर्माण शैली को कोटी बनाल शैली के नाम से भी जानते हैं, या इनमें से कौन सी मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं? तो आपने दोनों में यामुन प्रसाद शैली को बताना है यशवंत सिंह कटौच के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है। यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कोटी बनाल शैली होती है, पंचायतन शैली होती है, इसमें मुख्य रूप से लकड़ी आधारित वास्तुकला का निर्माण किया जाता है, उसी से रिलेटेड जो हमारे भवन होते हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के मंदिर स्थापत्य शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। चंपावत में स्थित बालेश्वर सुग्रेश्वर मंदिर, कफलांग का राम मंदिर, चंपावती का रत्नेश्वर मंदिर द्विपुरुष प्रसाद के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इन 5 वर्गों जो बांटे थे यशवंत सिंह कटौच ने, उसमें पहला क्या था? यामुन प्रसाद शैली। दूसरा है रेखा शिखर प्रसाद शैली। रेखा शिखर शैली जो होती है उसको भी 6 वर्गों में बांटा जाता है, उनमें से एक है द्विपुरुष प्रसाद, तो ये रेखा शैली के अंतर्गत आता है और इसके प्रमुख उदाहरणों में ये मंदिर आते हैं। पहला सही है। जागेश्वर का दंडेश्वर मंदिर, नारायण काली समूह के लघु मंदिर सर्वोत्तर भद्र प्रसाद देवालय कहलाते हैं। क्या ये सही है? ये भी सही है। सर्वोत्तर भद्र प्रसाद देवालय या मंदिर ये भी रेखा शिखर शैली के अंतर्गत आते हैं। जागेश्वर का जो प्रसिद्ध दंडेश्वर मंदिर है, नारायण काली समूह के लघु मंदिर हैं, वो सब सर्वोत्तर भद्र प्रसाद देवालय के अंतर्गत आते हैं। ये भी रेखा शिखर शैली का ही एक सब पार्ट है। मध्य हिमालय में स्थित पांडुकेश्वर का योग बद्री मंदिर वलय प्रसाद शैली का एकमात्र उदाहरण है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड में वलय शैली का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? योग ध्यान बद्री मंदिर जो पांडुकेश्वर में पड़ता है। पूछा है इनमें से कौन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, तीनों सही है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। बद्रीनाथ धाम में जो भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति है शालिग्राम शिला से बनी हुई है। ठीक है, शीतकाल के दौरान भगवान बद्रीनाथ की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित की जाती है। ये भी सही है आपका। यह जो नरसिंह मंदिर है जोशीमठ में, इसका निर्माण किसने करवाया था? कौन सा कत्यूरी राजा था? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के निम्बार्क संप्रदाय के रावल होते हैं। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। जो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ के जो विशेष पुजारी या विशेष पुरोहित होते हैं वे दक्षिण भारत के निम्बार्क संप्रदाय के रावल होते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के खुलने की तिथि और समय की आधिकारिक घोषणा प्रत्येक वर्ष व्यास पूर्णिमा के दिन की जाती है। क्या ये सही है हमारा? ये वाला आपका गलत है। मंदिर के खुलने की तिथि और समय की जो ऑफिशियल घोषणा होती है, आधिकारिक घोषणा होती है, बसंत पंचमी के दिन इसे किया जाता है। ठीक है, इतिहास और स्थापत्य कला के संदर्भ में केदारनाथ मंदिर से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर स्थित है। क्या ये सही है?
पहला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो केदारनाथ धाम है हमारा रुद्रप्रयाग में पड़ता है, मंदाकिनी के तट पर है और सरस्वती के साथ भी इसका संगम यहाँ पे माना गया है। हालांकि मुख्य नदी यहाँ पे मंदाकिनी है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हिमालय के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार, उनमें से एक धाम है केदारनाथ धाम और 5 केदारों में से भी एक है। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था तथा इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। कहा जाता है इस मंदिर का जो निर्माण, देखिए इस मंदिर के निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है इस मंदिर का जो निर्माण था वह जन्मेजय के द्वारा करवाया गया और बाद में इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। ठीक है, यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है और इसे 3 भागों, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप में बांटा जा सकता है। ये वाला भी सही पूछा है। इनमें से कौन कौन से आपके सही होंगे? तीनों के तीनों आपके सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर समूह फाशना प्रसाद शैली के अंतर्गत शामिल नहीं है? फाशना शैली के मंदिरों को लेकर पेपर में सवाल बन चुका है। फाशना शैली के जो मंदिर है उनमें जो इम्पोर्टेंट आते हैं, कौन कौन से आते हैं? पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, बेंज का जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, काली मठ का महालक्ष्मी मंदिर, विमाडेश्वर का शिव मंदिर, जागेश्वर का लकुलिश मंदिर, गढ़चेर मंदिर, ये सब फाशना मंदिर शैली के उदाहरण हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। फाशना मंदिर शैली को क्या कहा जाता है? फाशना मंदिर शैली को पीढ़ा मंदिर शैली भी कहते हैं। पिथौरागढ़ का जो कोटली मंदिर है, मदमहेश्वर का उमा महेश्वर मंदिर है, क्या ये दोनों भी फाशना मंदिर शैली में आते हैं? ये गलत हो जाएगा, ये दोनों वल्लभी शैली के अंतर्गत आते हैं, ना कि फाशना में। तो डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, पूरे अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।